नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। दिन के बज चुके हैं 10 और हम हाजिर हैं देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर खबरों को विस्तार से जाने। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं 10 बजे की टॉप हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के चमोली जिले में बर्फीले तूफान में फंसे 47 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया। बचे 8 मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के सीएम ने फोन पर की बात और कर हम हर संभव मदद का दिया आश्वासन। कश्मीर और हिमाचल के कई इलाकों में भी बर्फबारी ने बढ़ाई मुसीबत। कुल्लू और पास के गांधीनगर क्षेत्र में भूस्खलन के कारण कई मकानों के नुकसान होने का खतरा। अलर्ट पर प्रशासन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बजट बाद वेबिनार में होंगे शामिल। बजट घोषणाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए चर्चा और रणनीति तैयार करना है उद्देश्य। और व्हाइट हाउस में ट्रंप ज़ेलेंस्की के बीच तीखी बहस के बाद बैठक बीच में ही छोड़कर लौटे यूक्रेन के राष्ट्रपति। बैठक में ट्रंप की दो टूक, रूस के साथ समझौता करे यूक्रेन वरना अमेरिका का साथ नहीं। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के चमोली जिले में माणा गांव के पास भीषण हिमस्खलन की घटना के बाद बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। अब तक कुल 55 में से 47 श्रमिकों को रेस्क्यू किया जा चुका है। बाकी 8 की खोजबीन चल रही है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सेना, सीमा सड़क संगठन, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीमों ने बचे हुए श्रमिकों की खोज में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी के साथ ही गंभीर रूप से घायल हुए श्रमिकों को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कराया जा रहा है। 6 घायलों को हेलीकॉप्टर से ज्योतिर्मठ सेना चिकित्सालय पहुंचाया गया है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों और बर्फबारी के बावजूद सुरक्षा बल बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की जा रही है। उत्तराखंड के चमोली जिले में हुए हिमस्खलन के बाद पूरे घटनाक्रम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है। आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने ताज़ा हालात की जानकारी के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की है। इस बारे में खुद धामी ने सोशल मीडिया एक्स पर बताया कि प्रधानमंत्री ने फोन पर बात कर जनपद चमोली के माणा में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने प्रदेश में हो रही बारिश और हिमपात की स्थिति पर भी विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री को बताया कि जिन श्रमिकों को कल बाहर निकाल लिया गया है, उनमें से गंभीर रूप से घायलों के बेहतर इलाज के लिए उन्हें हायर सेंटर भेजा जाएगा और इसके लिए एयरलिफ्ट की व्यवस्था भी की जा रही है। धामी ने साथ ही प्रधानमंत्री को बताया कि वे खुद भी घटनास्थल के निरीक्षण चमोली के लिए निकल रहे हैं। मौसम खुलने के साथ ही राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाई गई है। धामी ने प्रधानमंत्री को बताया कि जल्द से जल्द बर्फ में फंसे सभी श्रमिकों को सकुशल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि चमोली में जिस तरीके की घटना हुई है हिमस्खलन की, जिसके बाद 55 में से 47 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और अब 8 श्रमिकों की खोजबीन जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उन्होंने फ़ोन पर बातचीत की ली है और बातचीत के साथ ही उन्होंने सारी जानकारी हासिल की है। साथ ही साथ हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी दिया है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से चमोली में हादसा हुआ है उसमें 55 श्रमिक फंस गए थे और उनको निकाल लिया गया है, जिसमें से 47 श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया है। अब 8 श्रमिक जो हैं उनको निकालने के लिए सेना और तमाम एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार प्रयासरत है और युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी चमोली के लिए रवाना हो चुके हैं और उनके साथ टीम के अलग अलग अधिकारी भी उनके साथ गए हैं। माणा में ये इलाका है जहाँ पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ देर बाद वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ से जो भी जानकारी है वह हासिल करेंगे। साथ ही साथ उनके अधिकारी भी गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी से
चमोली में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसके बारे में तमाम जानकारी ली है। निशांत राय संवाददाता हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आइए उनसे ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। निशांत, एक तो ये है कि युद्ध स्तर पर काम चल रहा है जिसमें सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। 55 में से 47 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। कितने श्रमिक ऐसे हैं जिनकी हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें एयरलिफ्ट कराने की व्यवस्था भी की जा रही है? साथ ही साथ अगर उत्तराखंड सरकार हो और प्रधानमंत्री का कार्यालय हो, दोनों ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस पूरी घटना पर नजर बनाए रखे हैं। देखिए, अगर बात की जाए तो फिलहाल 47 लोगों को सकुशल वहां से निकाला गया है और दूसरी तरफ लगातार राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। सेना की बात की जाए, बीआरओ की बात की जाए, एसडीआरएफ की बात की जाए, एनडीआरएफ की बात की जाए, तमाम एजेंसियां युद्ध स्तर पर अपना काम कर रही हैं ताकि जो भी लोग फंसे हुए हैं, जो हिमस्खलन हुआ है उसमें से उन मजदूरों को निकाला जा सके। 55 में से 47 बाहर सकुशल निकाल लिए गए हैं और 6 जो गंभीर रूप से घायल थे उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से जोशीमठ स्थित जो सेना का अस्पताल है यहां पर पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह पहले फोन पर बात की यहां पर तमाम एजेंसियों से और फिर उसके बाद उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात हुई। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को साफ तौर पर कहा है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार जो है वो साथ खड़ी है उत्तराखंड सरकार से और जो भी हर संभव मदद होगी वो केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार को मुहैया कराएगी, जिसके चलते राहत कार्य में कल से हमने देखा है बहुत तेजी आई है। सबसे पहले गृह मंत्रालय ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की थी और उसके बाद स्थितियों को और तेजी से संभाला जा सके इस पर काम शुरू किया गया था, जिसका असर यह है कि 55 में से 47 लोग सकुशल निकाले गए और भी लोगों को निकालने के लिए काफ़ी तेजी से राहत और बचाव का कार्य फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे अच्छी बात है कि आज सुबह अगर वहाँ बात करें माड़ा के आसपास की तो धूप खिली हुई है, मौसम साफ है, जिसका फायदा हो रहा है ताकि ये जो तमाम एजेंसीज लगी हुई हैं ये अपना काम तेजी से कर पा रही हैं। जी निशांत, और तस्वीरों के जरिए हम निशान देख रहे हैं कि कितना चुनौतीपूर्ण था ये रेस्क्यू ऑपरेशन कहीं ना कहीं। हालांकि अभी भी 8 लापता है, लेकिन जिस तरीके से 47 श्रमिकों को बाहर निकाला है सेना की तरफ से, काफ़ी फीट तक बर्फ जमी हुई थी, जिसके बाद सेना ने युद्ध स्तर पर काम किया, तेजी लाई और उत्तराखंड सरकार प्रशासन ने भी लगातार मॉनिटरिंग के जरिए इस काम में तेजी लाते हुए यहाँ तक पहुंचे कि 55 में से 47 श्रमिक बाहर निकाल लिए गए हैं। देखिए, बिल्कुल कल जब ये हादसा हुआ था बर्फबारी का दौर था और लगभग कई फीट बर्फ जमी हुई थी, जिसमें राहत और बचाव कार्य करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। शुरुआत में बीआरओ ने इस काम का जिम्मा संभाला और बीआरओ रेस्क्यू करने की शुरुआत की। उसके बाद सेना ने बीआरओ का साथ दिया, उसके बाद एसडीआरएफ पहुंची, एनडीआरएफ पहुंची और अन्य एजेंसियां भी मौके पर पहुंची, जिसके चलते राहत और बचाव कार्य में तेजी आई। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार टच में बने रहे तमाम एजेंसीज के। डीएम अगर चमोली की बात की जाए उनके टच में बने रहे और पल पल की अपडेट लेते रहे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग करते रहे और मुख्यमंत्री के वो टच में रहे। गृह मंत्रालय भी मुख्यमंत्री के साथ टच में रहा, यानी कि केंद्र और राज्य की तमाम एजेंसीज की कोशिश यही थी कि जो मजदूर फंसे हुए हैं अधिक से अधिक संख्या में सकुशल उनको निकाला जा सके, जिसके चलते फिलहाल 47 मजदूरों को निकाला गया है। उम्मीद है कि बचे हुए 8 मजदूर भी सकुशल होंगे और उनका भी जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिया जाएगा। जी निशांत, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी चमोली के माड़ा पहुंचने वाले, क्या वो वहां के लिए रवाना हो चुके और कब वहां पहुंचेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सुबह ही बताया गया कि चूंकि मौसम खुल चुका है तो मुख्यमंत्री बहुत जल्द जो है माड़ा के लिए रवाना होंगे। हालांकि अभी तक आधिकारिक सूचना नहीं आई है क्या मुख्यमंत्री देहरादून से माड़ा के लिए रवाना हुए हैं या नहीं, लेकिन एक बात तय है कि अगर मौसम साफ रहा तो मुख्यमंत्री चंद घंटों में माड़ा पहुंच जाएंगे और वहां पर जो है पूरा ऑपरेशन चल रहा है रेस्क्यू का, इसकी मॉनिटरिंग वो लगातार पहले देहरादून से कर रहे थे और मुख्यमंत्री के माड़ा जाने से और भी काम में तेजी आएगी और तमाम एजेंसियां पहले से अलर्ट पर है और ज्यादा तेजी से रेस्क्यू कार्य जो है वो वहां पर नजर आ रहा है। और चूंकि केंद्र सरकार ने भी साफ कर दिया है कि हर संभव मदद केंद्र सरकार करेगी और करती हुई नजर भी आ रही है। एनडीआरएफ से लेकर सेना से लेकर हेलीकॉप्टर जैसी तमाम सुविधाएं जो है वो केंद्र सरकार की ओर से भी मुहैया कराई जा रही है ताकि तमाम मजदूरों को सकुशल निकाला जा सके।
इसके साथ साथ जो 47 मजदूर निकाले जा चुके हैं उनकी स्वास्थ्य की क्या जानकारी अब तक हासिल हुई है और उन्हें क्या एयरलिफ्ट कर दिया गया है, किस तरीके की उनकी स्वास्थ्य अपडेट है निशांत? देखिए 47 में से 6 मजदूरों की स्थिति गंभीर है जिनको ज्योति मठ स्थित सेना के अस्पताल में लाया गया है। बाकी मजदूर सकुशल है और उनको जो 6 मजदूर है उनका इलाज चल रहा है। अभी उनकी भी हालत जो है स्टेबल है और कोशिश यही की जा रही है कि रेस्क्यू के बाद जो अन्य मजदूर भी जो बरामद सकुशल मिलेंगे उनको भी जल्द से जल्द चिकित्सा मुहैया कराई जाए। बाकी लोगों को भी फर्स्ट एड कल से ही दी गई है, लेकिन जिनकी स्थिति गंभीर है उनको फिलहाल एयरलिफ्ट कराया गया है। और जब पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचेंगे, माणा पहुंचेंगे, तो उनका कार्यक्रम किस तरीके का रहने वाला है? क्या वो घायलों से भी मुलाकात करेंगे? श्रमिकों से उनकी क्या मुलाकात करने का भी कोई कार्यक्रम है? देखिए सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन में कितनी तेजी लाई गई है और किस तरीके से चल रहा है, जो बचे हुए मजदूर हैं उनको निकालने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर एजेंसियों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद हो सकता है कि मुख्यमंत्री घायलों से मिले और घटना के बारे में उनसे जानकारी लें कि घटना किस कारण हुई थी और क्या वजह थी और जो हिमस्खलन हुआ था उसका कितना बड़ा असर था, चूँकि बीआरओ का वहाँ पर काम चल रहा था। ऐसे में क्या कमियां रह गई थी जिन्हें भविष्य में इस तरीके की कोई प्राकृतिक आपदा आए तो उससे कैसे बचा जा सके, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री का पूरा जोर रेस्क्यू पे है कि तमाम लोगों को जो फंसे हुए हैं उनको सकुशल बरामद कर लिया जाए। जी निशांत, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल सभी जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि और ग्रामीण समृद्धि विषय पर बजट उपरांत वेबिनार में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे सभा को भी संबोधित करेंगे। इस वेबिनार का उद्देश्य इस वर्ष की बजट घोषणाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की रणनीति पर केंद्रित चर्चा के लिए प्रमुख संबंधित पक्षों को एक साथ लाना है। कृषि विकास और ग्रामीण समृद्धि पर बल देने के साथ यह सत्र बजट के दृष्टिकोण को कार्रवाई योग्य परिणामों में बदलने के लिए सहयोग को बढ़ावा देगा। यह वेबिनार प्रयासों को संरेखित करने और प्रभावशाली कार्यान्वयन को संचालित करने के लिए निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों, उद्योग प्रतिनिधियों और विषय वस्तु विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम राजधानी दिल्ली में सूफी संस्कृति से जुड़े जहाने खुसरो कार्यक्रम में शामिल हुए। ये कार्यक्रम हर वर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य एवं कवि अमीर खुसरो की याद में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सूफी परंपरा को इस्लामी एवं वैदिक संस्कृतियों के बीच अद्भुत पुल बताया। इस कार्यक्रम को लेकर पीएम ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो भी जारी किया है। जहाने खुसरो का ये सिलसिला अपने 25 साल भी पूरे कर रहा है। इन 25 वर्षों में इस आयोजन का लोगों के जहन में जगह बना लेना, ये अपने आप में इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। जहान ए खुसरो के इस आयोजन में एक अलग खुशबू है। ये खुशबू हिंदुस्तान की मिट्टी की है। वो हिंदुस्तान जिसकी तुलना
हजरत अमीर खुसरो ने जन्नत से की थी। हमारा हिंदुस्तान जन्नत का वो बगीचा है जहां तहजीब का हर रंग फला फूला है। सूफी परंपरा ने न केवल इंसान की रूहानी दूरियों को खत्म किया बल्कि दुनियावी दूरियों को भी कम किया है। रूमी ने कहा था, शब्दों को ऊंचाई दे, आवाज को नहीं, क्योंकि फूल बारिश में पैदा होते हैं, तूफान में नहीं। खुदा से मैंने अरदास की कि मुझे मोदी को बुला, मोदी को मेरा दोस्त बनाकर भेज दिया। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट संबंधी नियमों में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्मे पासपोर्ट आवेदकों के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र ही जन्म तिथि का एकमात्र मान्य प्रमाण होगा। इसके लिए पासपोर्ट नियम 1980 में संशोधन को जारी करने के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। नए नियमों के अनुसार जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिकारी, नगर निगम या जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद पैदा हुए व्यक्तियों के लिए जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। अन्य आवेदक जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र जैसे अन्य वैकल्पिक दस्तावेज जमा करा सकते हैं। नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री माइक मोसेमिनो ने नई दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय स्थित अटल टिंकरिंग लैब का दौरा किया। उन्होंने यहाँ छात्रों के साथ संवाद किया और उनके प्रयोगों को करीब से देखा। मोसेमिनो ने कहा कि यह प्रयोगशाला अमेरिकी मेकर स्पेस जैसी है, जहां छात्र विज्ञान और तकनीक में नई खोजें कर सकते हैं। उन्होंने इस पहल की सराहना की और कहा कि यह प्रयोगशाला भारतीय छात्रों को अपनी रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ाने का शानदार अवसर देती है। To get interested and to see how much fun engineering can be and science and doing projects like we do in the space program, the Atal Tinkering Lab is similar to the things we have in the U.S. where we call them maker spaces, where you can explore and try different things and build different things and work with technology. And I really was pleased to see that you have these same sorts of facilities, these laboratories here for the students to get a chance to experiment with things and try different things that they dream about. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन विकसित भारत 2047 के तहत राजस्थान सरकार भी साल 2030 तक प्रदेश को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की कवायद में जुटी हुई है। इस दिशा में हुई राइजिंग राजस्थान समिट के हस्ताक्षरित निवेश प्रस्ताव अब धरातल पर उतर रहे हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत एट 2047 विजन के साथ ही राजस्थान सरकार भी विकसित राजस्थान एट 2047 मिशन के तहत सतत विकास की दिशा में तेजी से काम कर रही है। राजस्थान में अब उद्योग और निवेश पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रदेश के उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई बताते हैं कि राजस्थान की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 2024-25 के लिए 12.02% है, जो राष्ट्रीय औसत 7.2% से अधिक है। ये राज्य की आर्थिक शक्ति और उज्जवल भविष्य को दर्शाता है। पर्यटन, खनन, लॉजिस्टिक, सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में राजस्थान में अपार संभावनाएं मौजूद हैं। हम वहाँ पर रेडीमेड वेयर हाउसेज बना करके सीधा प्लग एंड प्ले
एक रेंट पर भी देने का काम करेंगे, वरना एक व्यापारी कई बार लंबा समय ले लेता है। तो ऐसे अलग अलग नवाचार भी करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान सरकार निवेशकों को सुगम और पारदर्शी प्रक्रियाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिला रही है। ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को गति देने के लिए सरकारी विभागों को बड़े सोलर पार्क विकसित करने के सरकार द्वारा निर्देशित किए गए हैं। ऊर्जा के साथ पर्यटन पर भी सरकार का पूरा फोकस दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार अलग अलग प्रयास कर रही है इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, और पर्टिकुलरली जैसे जो राइजिंग राजस्थान के अंडर जो MOUs हुए 35 लाख करोड़ के, उसके लिए गवर्नमेंट की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती है इंडस्ट्री के साथ, तो उसके बारे में भी हमने बात की, उनको बताया। तो एक निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा फोरम है और काफ़ी सकारात्मक रहा और इसका काफ़ी लाभ मिलेगा। जिस तरह से इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज़ राजस्थान सरकार ने बनाई है पर्यटन के क्षेत्र में, उससे और ज़्यादा इन्वेस्टर्स यहाँ पर आकर्षित होंगे, और जो एक सपना है राजस्थान को $350 बिलियन की इकोनॉमी बनाने का, वो बिल्कुल हम फलीभूत कर पाएंगे। गौरतलब है कि दिसंबर 2024 को आयोजित हुए निवेश समिट के दौरान राजस्थान सरकार ने कुल 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए थे। राजस्थान में पुराने उद्योगों को मजबूती देने के साथ ही नए उद्योगों की स्थापना को लेकर उद्योगपतियों को सरकार भरपूर सहयोग और समर्थन कर रही है। इससे प्रदेश को 2030 में $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति मिल सकेगी। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधीच, DD न्यूज, जयपुर। आगे बढ़ते हैं। मणिपुर के हालातों की समीक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने आज बैठक बुलाई है। ये समीक्षा बैठक अब से कुछ देर बाद सुबह 11 बजे नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय में होगी। बैठक में अमित शाह मणिपुर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। गृह मंत्री के साथ बैठक में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, मणिपुर सरकार के अधिकारी, सेना के अधिकारी, अर्धसैनिक बल के शीर्ष अधिकारी भी शामिल होंगे। इस पर आइए और मणिपुर के हालात पर समीक्षा बैठक होने वाली है। अब से कुछ देर बाद 11 बजे बैठक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। उच्च स्तरीय बैठक है जिसमें मणिपुर सरकार के अधिकारी, सेना के अधिकारी, साथ साथ आपको बता दें कि अर्धसैनिक बल के शीर्ष अधिकारी भी शामिल होंगे। और आइए हमारे संवाददाता इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीरज सिंह। आइए उनका सीधा रुख करते हैं और नीरज से जानते हैं ताज़ा अपडेट। नीरज, बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक है, मणिपुर पर चर्चा होने वाली, केंद्रीय गृह मंत्री इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? देखिए, बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण बैठक है और आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद मणिपुर में ये पहली बैठक है और गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। और इस बैठक में राज्य के जो राज्यपाल हैं, इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी हैं, DGP हैं, सेना के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ ही इस बात की समीक्षा की जाएगी कि राज्य में जो हालात हैं उनमें किस तरीके से जो सुधार है वो लाया जाए। इसके साथ साथ ही आपने देखा भी है कि पिछले कुछ दिनों में राज्यपाल महोदय ने खुद इस बात की एक नोटिस भी निकाला था कि जिन लोगों ने हथियार लूटे हैं वो हथियार वापस कर दिए जाएं, क्योंकि 6,500 हजार के करीब हथियार लूटे गए थे, जिसमें 2,500 के करीब हथियार वापस आए और 60,000 के करीब गोला बारूद है। उस समय सीमा को भी बढ़ाया गया है, 6 मार्च तक किया गया है कि अगर कोई हथियार लौटाता है तो उसके खिलाफ कोई भी FIR नहीं होगी। इसके साथ साथ ही ये भी देखा जाएगा कि जो शांति बहाली के लिए जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं उनमें और किस तरीके से जो तेजी है वो लाई जाए, राज्य के लोगों की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जाए। तो ये तमाम पहलू हैं जिन पर इस बैठक में बातचीत हो सकती है। नीरज, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया जिसमें बात है हथियार सरेंडर होने की। मणिपुर में हम लगातार देख रहे हैं उपद्रवी जो है हथियार सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कई तादाद ऐसी है जहां हथियार सरेंडर करने की बात अभी भी कही जा रही है। इसी को लेकर डेडलाइन को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। इस बैठक में ये एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रह सकता है? देखिए, बिल्कुल रह सकता है और ये डेडलाइन है 6 मार्च तक बढ़ा दी गई है। और अब इस बात की भी समीक्षा की जाएगी कि जिस तरीके से लोगों ने हथियार वापस करे हैं कि क्या उसमें कुछ और दी जाए ताकि जो लोग हैं जिनके पास अभी भी हथियार हैं वो वापस सरकार के पास आ सके। इसके साथ साथ ही आपने देखा भी है कि दो समुदायों के बीच जिस तरीके से वैमनस्य वहां पर पैदा हुआ है उसको किस तरीके से कम किया जाए। आपने देखा भी है कि पहले भी इस तरह की जो बैठक है वो ली गई थी और तमाम जो सुधार है वो राज्य के अंदर देखने में भी मिला था। जो हिंसा है उसकी वारदातों में भी काफी कमी आई थी। इसके साथ साथ ही जो पुलिस और वहां पर जो अर्धसैनिक बल हैं
उनकी जो सुरक्षा है वो किस तरीके से सुनिश्चित की जा सके। लोग मैं जो कह सकते हैं कि जो विश्वास बहाली का जो प्रयास है वो किस तरीके से किया जा सके, शांति की राह पर मणिपुर को कैसे लौटाया जा सके, ये तमाम पहलू होंगे इस बैठक के। और आने वाले समय में विकास का रोड मैप किस तरीके से मणिपुर के अंदर लागू किया जाए, क्योंकि हिंसा की वजह से विकास के तमाम काम रुक भी गए थे, तो उनमें कैसे तेजी लाए, ये तमाम पहलू होंगे इस बैठक के। तो इस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि फरवरी में जब राष्ट्रपति शासन लगा उसके बाद इस बैठक को अध्यक्षता में गृह मंत्री कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है राज्य के हालातों को लेकर। इसके साथ साथ नीरज, हम ये भी देख रहे हैं कि मणिपुर काफ़ी लंबे समय से हिंसा से ग्रसित रहा है। कुकी वर्सेस मैतेई के बीच में लगातार विरोध रहा है। ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि गृह मंत्रालय लगातार समीक्षा बैठकें भी करता रहा है, लगातार जानकारी भी हासिल करता रहा है। ऐसे में आज की बैठक और महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कई क्षेत्रों पर, कई विषयों पर आज विचार विमर्श किया जाएगा और कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और आपने देखा भी है कि जो मैतेई समुदाय के लोग हैं या कुकी समुदाय के लोग हैं, उनके लीडरों के साथ भी अलग अलग बैठकें हुई हैं और उनकी विचारों पर जो मंथन है वो भी हुआ है, उनकी बातें जो बैठक में उठाई गई थी। इसके साथ साथ आज की बैठक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में मणिपुर में जो विकास का रोड मैप है वो किस तरीके से लागू किया जाए। इसके साथ साथ ही वहां पर अभी भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनके पास हथियार हैं, जो खासतौर से लूटे गए हैं पुलिस से, अर्धसैनिक बलों से, तो उन हथियारों को किस तरीके से वापस लाया जाए। और इसके साथ साथ ही हमारे जो जवान वहां पर सुरक्षा ड्यूटी में तैनात हैं, उनकी सुरक्षा किस तरीके से सुनिश्चित की जाए, राज्य में शांति बहाली के जो प्रयास है तेजी उसमें किस तरीके से लाई जाए। तो इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण बैठक है और यही कारण है कि आप देखें कि मणिपुर के राज्यपाल इस बैठक में मौजूद हैं, डीजीपी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो चीफ सेक्रेटरी है वो इस बैठक में रहेंगे, सेना और अर्धसैनिक बलों के जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में रहेंगे। तो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। ठीक नीरज, इन तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को रखेंगे यूं ही जारी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नवाचारों की दुनिया में एक और नवाचार। आंध्र प्रदेश की एक शिक्षिका ने बनाया एक क्रिएटिव हेलमेट जो बचाएगा सड़क दुर्घटनाओं से। तो दिखाएंगे आपको 81 वर्षीय मैराथन के महारथी का जज्बा। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। साइबर अलर्ट में इस बार होगी बात निवेश संबंधी घोटालों की और बताएंगे आपको विस्तार से क्या है क्रिप्टो करेंसी। 99.99% क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं जो पैसा डूबने के लिए बनाई। अल्टीमेटली एक इन्वेस्टमेंट 40 लाख बढ़ाया, कह रहे 40 लाख आपको और डालना पड़ेगा। तब मुझे रियलाइज हो गया कि मैंने ये गलत कर लिया और ये फ्रॉड है। कोई व्हाट्सएप ग्रुप में उनका नाम शामिल हो गया। वो खुद एक स्टेज मॉनिटर है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी अक्यूज की तरफ से ये पूरा चलाते और पैसा निकाल देते। देखिए साइबर अलर्ट इस शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। हिमाचल प्रदेश की स्थिति भगवान भरोसे है। आर्थिक संकट से उबरने के लिए सुखो सरकार ने मंदिरों से पैसा मांगा है। हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना और सुखाश्रय योजना के लिए मंदिरों को मिलने वाले चढ़ावे से धन की मांग की है। हिमाचल प्रदेश की सुख सरकार एक बार फिर विवादों में है और इस बार सवाल सनातन विरोधी होने को लेकर उठे हैं, क्योंकि विपक्ष ने ये दावा किया है कि मंदिरों के आगे सरकार को चलाने के लिए अपनी झोली फैलाती नजर आ रही है। देवभूमि हिमाचल देवी देवताओं की भूमि है और यहाँ पर सैकड़ों हजारों की संख्या में छोटे बड़े मंदिर हैं। इन मंदिरों में श्रद्धालु अपनी आस्था अनुसार अलग अलग मौकों पर चढ़ावा चढ़ाते हैं और ऐसे मंदिरों के आगे प्रदेश सरकार अपनी योजनाओं को चलाए रखने के लिए अब झोली फैलाती नजर आ रही है। खबर है कि प्रदेश सरकार ने मंदिरों से सरकार के खाते में अंशदान जमा कराने की अपील की है। प्रदेश सरकार की 2 फ्लैगशिप योजनाओं को चलाने के लिए इस अंशदान की मांग की गई है। इसमें सुख शिक्षा योजना और मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना जैसी फ्लैगशिप योजनाएं शामिल हैं।
सरकार के एक विभागीय सचिव ने इसे लेकर जिला उपायुक्तों को एक पत्र भी लिखा है। विपक्ष ने यह दावा किया है और इसे लेकर प्रदेश सरकार पर जुबानी हमला बोला है। सरकार के एक विभाग के सेक्रेटरी डिप्टी कमिश्नर को चिट्ठी लिखते हैं कि मंदिरों और ट्रस्ट में जो पैसा है, जो सरकारी नियंत्रण में हिमाचल प्रदेश में लगभग 36 टोटल मंदिर हैं, उन मंदिरों और ट्रस्ट में जो पैसा है उस पैसे को सरकार के खजाने में जमा कर दें। साल 2022 में विधानसभा में सरकार द्वारा दिए आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल के मंदिरों में हर साल करोड़ों अरबों की राशि चढ़ावे के तौर पर आती है। आंकड़ों के मुताबिक देवभूमि का सबसे अमीर मंदिर जिला ऊना का मां चिंतपूर्णी मंदिर है। यहाँ मंदिर के खजाने के तहत 1 अरब रुपए की बैंक एफडी और 1 क्विंटल से ज्यादा का सोना है। इसके अलावा भी प्रदेश के बहुतेरे मंदिर हैं जहाँ पर करोड़ों अरबों का चढ़ावा हर साल आता है। हालांकि प्रदेश सरकार ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष पर जानबूझकर इस मुद्दे पर राजनीति का आरोप लगाया है। कोविड के समय भी बीजेपी ने जो है मंदिरों से पैसे लिया था, तो इसमें अगर कोई अच्छे काम के लिए, किसी भी काम के लिए, मैं नहीं कहता खाली सुख आश्रय के लिए, बल्कि किसी भी पब्लिक कॉज के लिए कहीं से भी अगर पैसा उपलब्ध होता है तो उसमें क्या खराब। विपक्ष जहां सरकार पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं सरकार विपक्ष पर बेवजह इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए घेरता नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में 30 से ज्यादा मंदिर ऐसे हैं जो सरकार के सीधे नियंत्रण में आते हैं और पिछले 2 साल में इन दोनों योजनाओं को शुरू किया गया है, जिसके लिए फंड जुटाने के लिए अब सरकार के द्वारा ये आरोप लग रहे हैं कि उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि मंदिरों की तरफ से वो अंशदान सरकार के खाते में दे। शिमला से कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्मप्रकाश, डीडी न्यूज। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार अपना दूसरा बजट 3 मार्च को विधानसभा में पेश करने जा रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा राज्य की जीएसडीपी में ग्रोथ बताया गया है। विष्णुदेव सरकार ने कहा है कि राज्य का बजट हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। 3 मार्च को पेश होने वाला है छत्तीसगढ़ का बजट। वित्त मंत्री ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। राष्ट्रीय औसत से ज्यादा छत्तीसगढ़ में ग्रोथ। छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय में 9.37% की दर से वृद्धि। नई औद्योगिक नीति और कृषि सुधारों के चलते अर्थव्यवस्था में निरंतर वृद्धि जारी। जीएसडीपी को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य। छत्तीसगढ़ का विधानसभा में 3 मार्च को बजट पेश होने जा रहा है और इसे लेकर सरकार से लेकर आम जनता तक हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। इस बार के बजट में सरकार कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार जैसे अहम क्षेत्रों में बड़े ऐलानों की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि यह बजट हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। किसानों, युवाओं, महिलाओं और उद्योगों के लिए नई योजनाएं इसमें शामिल की गई हैं। हमारी सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग को लाभ पहुंचाया है और इस साल भी जो बजट आएगा वो जन कल्याणकारी और समावेशी बजट होगा। हम इस नए बजट में अटल जी के छत्तीसगढ़ निर्माण के संकल्प को पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के चौथे दिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि पूरे देश में उत्साहजनक आर्थिक प्रगति नजर आ रही है। राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा प्रदेश की जीएसडीपी में ग्रोथ हुआ है। पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने का प्रयास किया गया और उसी का परिणाम है कि आर्थिक विकास में भी एक ग्रोथ दिखाई दे रहा है। उस उद्योग नीति में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो छूट है वो निवेश के अमाउंट के आधार पर ना होकर रोजगार सृजन के आधार पर किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आने वाला बजट बेअसर रहने वाला है। पिछली बार के बजट में भी बड़े वादे किए गए थे, लेकिन उनका असर जमीन पर नहीं दिखा है। वित्तीय प्रबंधन केवल कागजों में है, कहीं कोई काम दिख नहीं रहा है और पूरी तरह असफल है। गौरतलब है कि पिछले 25 सालों में छत्तीसगढ़ का बजट 30 गुना बढ़ा है। 2000 में जब छत्तीसगढ़ का पहला बजट पेश हुआ था, वह बजट 5700 करोड़ का था, जो अब पिछले साल के रिकॉर्ड के मुताबिक 1,47,000 करोड़ पहुंच चुका है। 3 मार्च को पेश होने जा रहा नया बजट भी बढ़ोतरी लेकर आएगा। 2000 में जब छत्तीसगढ़ का पहला बजट पेश हुआ था, तब इसका आकार करीब 4,123 करोड़ रुपए था, जो अब 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार हो चुका है।
यह बढ़ोतरी राज्य की आर्थिक प्रगति और बढ़ते विकास कार्यों को दर्शाती है। 3 मार्च को पेश होने वाला नया बजट छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की नई दिशा तय करेगा। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। चित्रकूट में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर प्रयागराज महाकुंभ की तर्ज पर एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है। साधु संतों ने पवित्र मंदाकिनी नदी के रामघाट पर अमृत स्नान किया। आइए देखते हैं चित्रकूट से ये खास रिपोर्ट। चित्रकूट तीर्थ नगरी के संत महात्माओं ने महाशिवरात्रि पर मंदाकिनी नदी में स्नान के लिए नई परंपरा की शुरुआत की है। अस्त्र शस्त्र व अखाड़ों के निशान लहराते संतों की शोभा यात्रा देखने के लिए काफी संख्या में लोग उमड़ पड़े। महाशिवरात्रि पर मंदाकिनी नदी में संतों ने पहली बार अमृत स्नान किया। नहाने के बाद भगवान मत्त गजेंद्र नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इसे नई परंपरा का श्री गणेश माना जा रहा है। अमृत स्नान के बाद नगर परिषद पार्क में संतों ने एक सभा भी की, जिसमें मंदाकिनी में अमृत स्नान परंपरा के विकास और चित्रकूट धाम के आध्यात्मिक धार्मिक विकास पर विचार विमर्श किया गया। विरक्त संत मंडल एवं मां मंदाकिनी सेवा ट्रस्ट के संयोजन में विभिन्न अखाड़े, मठ मंदिरों के लगभग 600 संत, महंत, नागा साधु, महात्मा शाही यात्रा, स्नान एवं संत सभा में सम्मिलित रहे। सारे संतों ने निर्णय लिया कि चित्रकूट धाम में भी उसी भव्यता दिव्यता के साथ इस पर्व को मनाएंगे और शाही स्नान मां मंदाकिनी गंगा में करेंगे। सारे तीर्थ प्रयागराज जाते हैं, लेकिन चित्रकूट कहीं नहीं जाता। प्रयागराज स्वयं चित्रकूट धाम में स्नान करने के लिए आते। ये भी राघव प्रयाग एक संगम है। इस बार प्रयागराज में संपन्न हुए महाकुंभ में ये चर्चा का विषय था कि सभी तीर्थ प्रयागराज जाते हैं, लेकिन चित्रकूटी वहां नहीं जाते। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि चित्रकूट में ही अमृत स्नान का आयोजन किया जाएगा। मान्यता है कि तीर्थराज प्रयागराज खुद अपने पाप धोने के लिए चित्रकूट की मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। ऐसे में चित्रकूट का एक विशेष महत्व है, जिसको लेकर यहाँ आज से अमृत स्नान की परंपरा की शुरुआत की गई। वहीं चित्रकूट में भी प्रयागराज की तरह 3 नदियों मंदाकिनी, पसवानी और सरयू का संगम है। यहाँ राम जी की से अनेक राम जी संतों की, ऋषियों की तपस्थली है और अब इसमें वही कुंभ की तर्ज पर राम जी की जय सीताराम शुभारंभ हो ही गया है। अब इसका उत्तरोत्तर विकास होगा। चित्रकूट आध्यात्मिक और धार्मिक आस्था का सर्वश्रेष्ठ केंद्र माना जाता है। यह वो भूमि है जहां पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव का निवास है। भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में यहाँ वनवास काटा था। चित्रकूट एक ऐसी जगह है जहाँ की यात्रा किए बिना तीर्थ यात्रा कभी पूरी नहीं होती। रामायण में कामदगिरी पर्वत का विशेष महत्व है, जो कि चित्रकूट में स्थित है। ये स्थान श्री राम की तपोभूमि कहलाई और इसी स्थान पर भरत मिलाव हुआ था। मौजूदा समय में हजारों श्रद्धालु अपने मन में इच्छाएं लेकर आते हैं और उन्हें पूरी करने की मुराद के साथ कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करते हैं। चित्रकूट में शुरू हुई इस नई परंपरा से लोगों में आस्था बढ़ेगी, वहीं इस नई पहल से चित्रकूट में पर्यटन भी बढ़ेगा। अशोक तिवारी के साथ श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, चित्रकूट। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली के निर्माण भवन स्थित स्वास्थ्य मंत्रालय से 11 जन औषधि रथ और मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जन चेतना अभियान के तहत ये जन औषधि रथ दिल्ली एनसीआर में जन औषधि के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि जन औषधि केंद्रों पर सस्ती और गुणवत्ता वाली दवाइयां मिलती हैं। इस संदेश को जन जन तक पहुंचाना है ताकि लोग इसका फायदा उठा सकें। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए पूरे सप्ताह देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देश में 15,000 जन औषधि केंद्र खुल गए हैं। इन जन औषधि केंद्रों में से 40% केंद्रों को महिलाएं चलाती हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौजूद थी। अच्छी दवा सिर्फ जेनरिक दवा होने के कारण उसकी दवाई की कीमत में कितना कमी आती है और कितने हजारों करोड़ रुपए का लाभ, लगभग 30,000 करोड़ रुपए का लाभ साधारण मानवी को मिला। इसको हम जन आंदोलन बनाएं, क्योंकि हमारे जीवन में दवाई की आवश्यकता जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए भी और जीवन की रक्षा के लिए भी बहुत आवश्यक है। और साधारण मानवी सस्ते में इफेक्टिव दवा खरीद सके, इसकी उपलब्धता कराना सरकार की जिम्मेवारी है, जो सरकार ने कराई है।
केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इस मौके पर कहा कि जन औषधि केंद्र न केवल महिला उद्यमशीलता के साथ साथ स्वरोजगार को भी बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार महिलाओं को ध्यान में रखकर विकास की गति को आगे बढ़ा रही है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और जन औषधि केंद्र न केवल क्वालिटी और अफोर्डेबल मेडिसिन्स उपलब्ध कराने का एक बहुत बड़ा माध्यम बने हैं, बल्कि उद्यमिता को, स्वरोजगार को भी बढ़ावा इन केंद्रों के माध्यम से मिला है। आज इसका जो फ्रेंचाइजी मॉडल है उसमें खास तौर से हमारे देश के कोने कोने से जो 15,000 केंद्र खुले हैं उसमें 40% के करीब महिलाएं हैं जो आगे आई हैं और आज इन जन औषधि केंद्रों की स्थापना भी कर रही है, इसका संचालन भी कर रही है। हमारी सरकार विमेन लेड डेवलपमेंट की अवधारणा पर आगे बढ़ती है। हमने विमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट की सोच से आगे बढ़कर महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की ओर ध्यान दिया है और महिलाओं के अंदर उद्यमशीलता और रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दृष्टि से भी जन औषधि परियोजना एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। और आइए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। रूस यूक्रेन में संघर्ष विराम को लेकर व्हाइट हाउस में हुई बातचीत नाकाम हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के बीच वॉशिंगटन डीसी में हुई मुलाकात तीखी बहस में तब्दील हो गई। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ शांति वार्ता में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इस पर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा कि आपका रवैया समझौता करने वाला नहीं है। यूक्रेन को रूस के साथ युद्ध में जीत नहीं मिल सकती है। इस बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के यह कहने के बाद कि युद्ध को समाप्त करने के लिए कूटनीति की आवश्यकता है, गुस्सा भड़क गया। ज़ेलेंस्की ने पूछा कि किस तरह की कूटनीति, और फिर वेंस ने जवाब में कहा कि मैं उस कूटनीति की बात कर रहा हूं जिससे आपके देश में हो रही बर्बादी को रोका जा सकता है। ट्रंप ने भी ज़ेलेंस्की को चेतावनी दी कि यूक्रेन को अमेरिका के साथ एक समझौता करना होगा, वरना अमेरिका उसका साथ नहीं देगा। इस बीच ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से यह भी कहा कि वे तीसरे विश्व युद्ध के साथ जुआ खेल रहे हैं। ट्रंप ने यह सवाल भी उठाया कि यूक्रेन का इरादा युद्ध विराम वाला नहीं है, जिसके जवाब में ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम गारंटी के साथ युद्ध विराम चाहते हैं। अमेरिका और यूक्रेन के बीच जुबानी तनातनी के बाद ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई। अकेले ही ट्रंप ने मीडिया से कहा कि यूक्रेन को तत्काल युद्ध विराम करना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम तुरंत हो सकता है अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति इसे खत्म करना चाहें तो। इसके लिए उन्हें एक समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा, जिसमें कुछ समय लगेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि यूक्रेन को अगर युद्ध विराम नहीं चाहिए तो अमेरिका इसे समाप्त कर देगा और उसे अमेरिका के बिना लड़ना होगा। ऐसी सूरत में यूक्रेन कभी जीत नहीं सकता। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस से निकले और थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि धन्यवाद अमेरिका, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। यूक्रेन को न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की जरूरत है और हम ठीक उसी के लिए काम कर रहे हैं। और आइए बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। मोटापा एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। मोटापा न केवल खुद भी एक समस्या है, बल्कि अपने साथ कई दूसरी बीमारियां साथ लाता है। मोटापे की वजह से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। एम्स के डॉक्टर असुरी कृष्णा का कहना है कि खान पान में बदलाव और नियमित व्यायाम के जरिए मोटापे की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। ओबेसिटी एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ओबेसिटी अपने में नहीं प्रॉब्लम है, लेकिन वो अपने साथ जो अपने भाई बंधुओं को लेके आती है, ब्लड प्रेशर, हाइपोथायराइडिज्म, ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्लीप एपनिया, डायबिटीज़, ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम, हार्ट डिजीजेस, ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। हमारा अपना खान पान बहुत सही करना बहुत ज़रूरी है। जो हम ये जंक फूड और ये ऑयल जो एक्स्ट्रा खाते हैं और उसके साथ हमको एक्सरसाइज करते नहीं, हमारी लाइफ बहुत सीडेंटरी हो गई है, घर पर बैठ के वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लैपटॉप पर बैठे, इसके कारण ये ओबेसिटी बढ़ रही है। खान पान का ध्यान देना, एक अच्छी एक्सरसाइज रूटीन अपने लाइफ में रहना, ये सब जरूरी है। खेल से जुड़े खबरों का रुख कर लेते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का 11वां मैच आज दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। यह मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा। दक्षिण अफ्रीका के लिए यह मैच करो या मरो का मैच है। इंग्लैंड की टीम पहले ही सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है। दक्षिण अफ्रीका का पिछला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था, लेकिन आज इस मैच को जीतकर टीम सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगी।
दूसरी ओर शुरुआती 2 मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी इंग्लैंड की नजरें जीत के साथ समापन करना चाहेंगी। इंग्लैंड अगर बड़े अंतर से जीता तो टीम अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में क्वालिफाई करा देगी। तो चैंपियंस ट्रॉफी में आज दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच होने वाला है मुकाबला और बेहद ही रोमांचक ये मुकाबला हो सकता है। और आपको बता दें कि ये मुकाबले इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज खेला जाना है। जोस बटलर ने इंग्लैंड के व्हाइट बॉल कप्तान के पद से इस्तीफा दे दिया है। इंग्लैंड की टीम चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई है, जिसके बाद बटलर ने फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि वे कराची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले मैच में आखिरी बार टीम की कप्तानी करेंगे। तो जोस बटलर चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप स्टेज से बाहर हो चुकी है इंग्लैंड की टीम। तो जोस बटलर ने इंग्लैंड के कप्तान पद से इस्तीफा दे दिया है और जिस तरीके से इंग्लैंड का खराब प्रदर्शन रहा उसके बाद जोस बटलर ने इस्तीफा दिया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में आखिरी बार करेंगे जोस बटलर कप्तानी। तो आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप स्टेज से बाहर हो चुकी है इंग्लैंड की टीम, जिसके बाद जोस बटलर ने इंग्लैंड के कप्तान पद से इस्तीफा दिया है। विदर्भ और केरल के बीच नागपुर में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी फाइनल में केरल की टीम अपनी पहली पारी में 342 रन बनाकर आउट हो गई। केरल की ओर से कप्तान सचिन बेबी ने 98 रन की पारी खेली। वे सिर्फ 2 रन से शतक से चूक गए। वहीं आदित्य सरवटे ने 79 रन बनाए। इससे पहले विदर्भ की टीम ने अपनी पहली पारी में 379 रन बनाए थे। इस तरह विदर्भ ने पहली पारी में 37 रन की बढ़त हासिल की। तो केरल अपने रोमांचक फाइनल मैच में पहुंचा था और बेहद ही रोमांचक ये मुकाबला रहा था। कड़ी टक्कर देखने को यहां मिली थी। तो आपको बता दें ये मुकाबला रणजी ट्रॉफी से जुड़ा हुआ ये मुकाबला जिसमें केरल को जीत हासिल हुई है। बेहद ही रोमांचक मुकाबला ये रहा है। कड़ी टक्कर देखने को मिली, जिसके बाद शानदार भी प्रदर्शन देखने को मिला। राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाने वाली रणजी ट्रॉफी बेहद ही महत्वपूर्ण ट्रॉफी है और विदर्भ और केरल के बीच में ये मैच खेला गया था, जिसने केरल ने पहली पारी में 342 रन बनाए। और आपको बता दें कि केरल के कप्तान सचिन बेबी ने 98 रन बनाए और वो आउट हो गए और केवल 2 रन की शतक की पारी से वे चूक गए। सचिन बेबी ने शानदार प्रदर्शन किया और शानदार पारी खेली। वहीं अगर आदित्य सरवटे की बात की जाए तो उन्होंने 79 रन की पारी खेली और दोनों ही शानदार खिलाड़ियों का प्रदर्शन इस मैच में देखने को मिला। विदर्भ ने अपनी पहली पारी में 379 रन बनाए। आइए खेल की खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं यूकी भांबरी की, जिन्होंने अपने करियर में पहली बार ATP 500 इवेंट के फाइनल में जगह बना ली है। यूकी भांबरी और एलेक्साई पोपरिन की जोड़ी ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। यूकी पोपरिन ने सेमीफाइनल में जेमी मरे और जॉन पियर्स की जोड़ी को मात दी है। आइए आगे बढ़े। फरवरी 2025 में पेंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। इस मैराथन का उद्देश्य लद्दाख में विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है। इस मैराथन में 100 से ज्यादा सेना के जवानों और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। वहीं कई विदेशी भी इस मैराथन का हिस्सा बने। तो लद्दाख में ये पेंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन आयोजित की गई। विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए इस मैराथन का आयोजन किया गया था और इसमें सेना के जवानों और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। आपको साथ ही बता दें कि पेंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन का ये तीसरा संस्करण है जिसे लद्दाख में आयोजन किया गया है और विंटर गेम्स को बढ़ावा देने के लिए इस मैराथन का आयोजन किया गया। तो ये पेंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन की तस्वीरें जहां सेना के जवानों
और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। करीब 100 सेना के जवानों ने इस मैराथन में हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि लद्दाख लगातार विंटर गेम्स का आयोजन करता रहता है, जिसमें ये पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन है। इसके तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया था, तीसरी बार इन गेम्स का आयोजन किया गया था और इस गेम्स में विंटर गेम्स के अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया गया, अलग अलग खेल खेले गए, जिसमें सेना के जवानों ने तो हिस्सा लिया ही लिया, साथ ही साथ आम नागरिक भी इस गेम्स में हिस्सा लेते हुए नजर आए। भारत का ये ध्वज नजर आ रहा है, पहाड़ी इलाका है और यहाँ विंटर गेम्स आयोजित की जाती है। कई एडवेंचर स्पोर्ट्स यहाँ आयोजित किए जाते हैं। तीसरी बार इस मैराथन का आयोजन किया गया है। पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन है इस विंटर गेम्स का नाम। तो पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन, जिसके तीसरे संस्करण का आयोजन, और सभी खिलाड़ियों ने इसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए। कई प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया गया, कई खेल इस मैराथन में खेले गए और इस मैराथन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया सेना के जवानों ने और साथ ही साथ वहाँ के निवासियों ने भी, और युवा हों, हर वर्ग के लोग हों, उन्होंने इस मैराथन में हिस्सा लिया। और तीसरा संस्करण था जिसको इस बार सफल आयोजन जिसका हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोगों में उत्साह नज़र आ रहा है, जोश नज़र आ रहा है, खुशी नज़र आ रही है इस मैराथन में हिस्सा लेते हुए। और इस मैराथन में हिस्सा लेने के लिए कई युवा वहाँ मौजूद रहे और उन्होंने भी इस गेम्स का, इस मैराथन का लुत्फ़ उठाया। मैराथन का उद्देश्य है कि विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए और भारत सरकार का भी ये उद्देश्य रहा है कि अलग अलग राज्यों में ऐसे गेम्स, ऐसे खेलों का आयोजन किया जाए जिससे युवा और हर वर्ग का नागरिक जुड़े। यहाँ तो सेना के जवानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।